वेलकम टू ऑनलाइन गुरुजी क्लासेस। आज हम ज्योमेट्री का पार्ट 12 डिस्कस करने वाले हैं। जिन लोगों ने अभी तक जो लोग ये लेक्चर मेरा पहली बार देख रहे हैं उन लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है कि आप लेक्चर के स्टार्टिंग सीरीज मतलब लेक्चर 1 से लेकर पहले लेक्चर 11 तक को सीक्वेंस पे देखें, उसके बाद ही पार्ट 12 देखें। ठीक है, क्योंकि हम लोगों ने पहले साइड्स पे हम लोगों ने काफ़ी थ्योरी हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, उसके बाद हमने क्वेश्चंस करे हुए हैं और क्या होते हैं कि लेक्चर्स आपस में इंटरलिंक्ड भी होते हैं। अगर आप सीक्वेंस पे देखोगे तो आपको ज़्यादा बेनिफिट रहेगा। क्लियर? और जो लोग मेरे फेसबुक ग्रुप ऑनलाइन गुरुजी से कनेक्ट नहीं है वो मेरे फेसबुक ग्रुप ऑनलाइन गुरुजी से भी कनेक्ट हो सकते हैं। क्लियर? अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आता है तो उसे लाइक पक्का कीजिए। ठीक है, और क्योंकि जिन्हें पसंद नहीं आता वो डिसलाइक पक्का करते हैं। क्लियर? ओके, और अपने कमेंट्स पक्का कीजिए। ठीक है, और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को अगर अभी तक आपने यूट्यूब का चैनल मेरा सब्सक्राइब नहीं किया है, और अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ शेयर्स कीजिए। क्लियर? ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 देखो। क्वेश्चन नंबर बोल रहा है कल पार्ट 11 लेक्चर में हमने क्या करा था, राइट एंगल इनसाइड राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, मैंने उस पर सिमिलैरिटी के कंसेप्ट से सिखाया था कि कैसे आप लोगों ने ट्राइंगल को लिखना है विदाउट यूजिंग फार्मूलाज। अगर वही कंसेप्ट को बुक पे देखोगे तो उसमें हर पार्ट के लिए अलग फार्मूला है, तो वो पॉसिबल नहीं है, याद रखना। क्लियर? ओके, देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन इज इन ट्राइंगल ए बी सी बी इज राइट एंगल। ठीक है भाई, प्लॉट कर लो। एक ट्राइंगल है मेरे पास, राइट एंगल है बी है, मतलब मैं बोल देता हूँ इसे ए है, ये बी है, ये सी है। क्लियर? फ्रॉम पॉइंट बी अ लाइन इज ड्रॉन विच बाइसेक्ट ए सी परपेंडिकुलर एट पॉइंट डी। ठीक है, वो बोलता है कि बी से एक लाइन ड्रॉ करा जो कि क्या है, इस लाइन को बाइसेक्ट कर रहा है, और यहां पर क्या है, परपेंडिकुलर भी है। क्लियर? अच्छा, और बोलता है इफ ए सी इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। ये पूरा ए सी का लेंथ मुझे क्या बता रहा है, इसे डी पॉइंट बोला है। पूरा ए सी क्या है, 6 सेंटीमीटर का है, बट डी क्या है, डी पॉइंट पे वो बाइसेक्ट हो रहा है, तो इसका मतलब सी डी कितने का हो जाएगा, 3 सेंटीमीटर का, और ए डी भी कितना हो जाएगा, 3 सेंटीमीटर का। ठीक है, आपको बी डी बताना है तो आप बी डी को क्या मान लो, एक्स मान लो। क्लियर? बी डी को क्या मान लो, एक्स मान लो। अब फिर वही थीटा से स्टार्ट करो। दिस इज थीटा, दिस इज 90, दिस इज 90 डिग्री माइनस थीटा। ये क्यों लिखते हैं पता है ना, ये ट्राइंगल का सम कितना होता है, 180 है, तो 90 ये है, थीटा ये है, तो 90 माइनस थीटा ये होगा, तभी तो 180 होगा। सिमिलरली ये 90 डिग्री है, ये 90 माइनस थीटा है, तो ये कितना होगा, ये थीटा होने वाला है, और ये 90 डिग्री माइनस थीटा होने वाला है। क्लियर? इतनी बात क्लियर? ओके, अच्छा अब देखो, अब मैंने क्या बोला था, मैंने बोला था राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर राइट एंगल ट्राइंगल वाला जो केस होता है, इस केस में तीनों ट्राइंगल आपस में सिमिलर होते हैं। मतलब ट्राइंगल ए बी डी इज सिमिलर टू ट्राइंगल बी डी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल ए बी सी। इस केस में मुझे क्या चाहिए, इस केस में मैं लेता हूं ट्राइंगल ए बी डी, और दूसरा लेता हूं सिमिलर टू ट्राइंगल, दूसरा ट्राइंगल लेता हूं ट्राइंगल बी डी सी। क्लियर? ये दो मैं ट्राइंगल लेता हूं। क्लियर? अच्छा, अब बताओ मुझे क्या क्या करूं। थीटा के अपोजिट एक्स है, तो इधर थीटा के अपोजिट क्या है, 3 है। इस ट्राइंगल पे देखो थीटा के अपोजिट क्या है, एक्स है। बड़े ट्राइंगल में थीटा, बड़े कह रहा है, ये वाले ट्राइंगल में थीटा के अपोजिट क्या है, 3 है।
इक्वल टू, इधर 90 माइनस थीटा के अपोजिट क्या है, 3 है, इधर 90 माइनस थीटा के ठीक अपोजिट में क्या है, x है। क्लियर? बस आपको x की वैल्यू निकालनी है, तो आप कह सकते हो क्या, x स्क्वायर इज इक्वल टू 9 और x इज इक्वल टू 3। तो आपकी BD की लेंथ कितनी आ गई, 3 सेंटीमीटर आ गई। देखो कितना इजीली आपको आंसर मिल जाता है। क्लियर? होपफुली आपने ये क्वेश्चन कर लिया होगा, मेरे बताने से पहले ही कर चुके होंगे आप लोग, इतना मुझे पता है। ठीक है, अच्छा, इस क्वेश्चन को मैं एक और मेथड से वर्बली सॉल्व कर सकता था, मुझे ये भी करने की जरूरत नहीं थी। ठीक है, किसी ने सोचा उस मेथड से, मैंने ये बात डिस्कस की है आप लोगों से। क्लियर? कौन सा बात? देखो, मैंने आप लोगों से कहा था कि भाई आपको ये बात याद होना चाहिए कि यार बी से एक लाइन ड्रॉ हो रही है, बी वर्टिसेस से, और इस लाइन ने AC को 2 इक्वल हिस्सों में बांट दिया। इसका मतलब तो क्या हुआ, इसका मतलब तो आपके दिमाग में एकदम क्लिक हो जाना चाहिए, मेरा BD क्या है, BD तो मेरा मीडियन है। BD क्या है, मेरा मीडियन है। और क्या प्रॉपर्टी बताई थी, इन केस ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल, लेंथ ऑफ मीडियन इज लेंथ ऑफ मीडियन, दिस मीडियन प्रॉपर्टी डिस्कस की है, लेंथ ऑफ मीडियन ड्रॉन फ्रॉम 90 डिग्री साइड टू दी हाइपोटेनस। राइट एंगल ट्राइंगल पे यहां से जो ये मीडियन ड्रॉ करते हैं वो क्या होता है, हाफ ऑफ हाइपोटेनस। ये बात डिस्कस कर चुके हैं हम लोग। ठीक है, तो आप सीधा डायरेक्टली आपको बोलना था कि यार AC 6 का है और ये राइट एंगल ट्राइंगल है, क्योंकि B से लाइन गया, इसने इसे बाइसेक्ट करा, तो BD तो मेरा मीडियन है। आपको सीधा बोलना चाहिए मीडियन कितना होगा, लेंथ इसका 3 सेंटीमीटर। विद इन अ सेकेंड ये क्वेश्चन आप लोगों ने मार्क कर लेना चाहिए। क्वेश्चन पढ़ने के 1 सेकेंड या 2 सेकेंड के अंदर आपको ये बात क्लिक होनी चाहिए थी। क्लियर? क्लियर? आप क्या करते हो, तभी मैं बोलता हूं कि ज्योमेट्री में थ्योरी की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। बाय द टाइम हम लोगों का ज्योमेट्री खत्म हो तो आप लोगों का क्या होना चाहिए, आप लोगों के इतना कमांड होना चाहिए कि आप कॉपी बंद रखो, और अगर कोई आपको बोले कि ज्योमेट्री सुनाओ तो आप कॉपी बंद करके ट्राइंगल इन इक्वालिटी से लेकर पॉलीगन तक के कंसेप्ट आप बाय हार्ट उसे सुना सके। क्लियर? इतने स्ट्रॉन्ग कंसेप्ट होने चाहिए, और उन कंसेप्ट्स के ऊपर अगर क्वेश्चंस करे हुए होंगे तो वो इजीली आपको एग्जाम्स पे क्लिक भी हो जाएंगे। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। देखो, क्वेश्चन नंबर 2 में बोलता है ABC इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल एट C। ओके, देखो क्या, ABC is a right angle triangle, right angle at C। मैं बोल देता हूँ ये A है, ये B है, ये C है। ओ सॉरी 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 सॉरी, राइट एंगल एट C है ना, तो मैं इसे B बोलता हूँ। ठीक है, और इसे C बोलता हूँ। C पे राइट एंगल है ना। क्लियर? अच्छा, अब देखो, ABC is a right angle triangle, right angle at C, and P is the length of perpendicular from AC on AB। बोलता है कि यहां से एक मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है। क्लियर? एक बात यहाँ पे रखना ही पड़ेगा तभी क्लियर रहेगा। क्या? ठीक है, ये क्या है, अगर उधर ले जाऊंगा तो वीडियो, ये क्या है, ये P है। क्लियर? ये P है। P क्या है, P इज द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, P इज द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम C ऑन AB। क्लियर? अब देखो आपको क्या क्या बोला गया है,
आपको बोला गया है, इसे ना थोड़ा यहाँ खिसका लेते हैं पहले। अब ठीक है, ठीक है। देखो आपको अब क्या बोला गया है, इफ ए बी सी आर द लाइन लेंथ ऑफ साइड बी सी, ये कितना है, ए है, ये कितना है, बी है, और ये कितना है, सी है। क्लियर, आप लोगों को ये बोला गया है रिस्पेक्टिवली, देन कौन सा रिलेशन ट्रू होगा। क्लियर, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। क्लियर, अच्छा अब देखते ही एक बात आप लोगों को क्लिक हो जानी चाहिए थी इस क्वेश्चन में। क्या क्लिक हो जाना चाहिए था आप लोगों को, आप लोगों को ये क्लिक हो जाना चाहिए था ऑप्शन को देखते ही कि यार क्या है कि कहीं ना कहीं पर तो पाइथागोरस थ्योरम लगा हुआ है, तभी तो ये इस पाइथागोरस थ्योरम वाले फॉर्म पे आ रखे हैं। तो अगर आप बड़े ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं, ठीक है, तो आप लिखते हो कि यार सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही लिखोगे ना इन ट्राइंगल ए बी सी, ट्राइंगल ए बी सी में, इन ट्राइंगल ए बी सी आप पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो ये लिखोगे। क्यों, क्योंकि आपको ऑप्शन के देखकर लग रहा है कि यार पाइथागोरस थ्योरम तो यूज हुआ ही है। क्लियर, अच्छा अब दूसरी बात देखो, दूसरी बात आपने देखा कि यार 1/a² के फॉर्म पे 1/b² के फॉर्म पर है, ठीक है। अब ये 1/a², 1/b² के फॉर्म में कब आ सकता है, जब मैं इस होल इक्वेशन को डिवाइड कर दूं a² b² से। क्लियर, ठीक है, ये भी क्लियर है। क्लियर, ओके। अब मेरे पास ये क्या बन गया, मेरे पास बन गया c² अपॉन a² b² इज इक्वल टू 1/b² प्लस 1/c²। ठीक, मेरे पास इतना भी आ गया। ठीक है, इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं ना जिन पे ऑप्शन ऐसे होते हैं, उस पे आपको ऐसा ही अप्रोच करना चाहिए। दूसरा अप्रोच ये है कि यहाँ पर आप ए बी सी को अज्यूम करके पी निकाल लो। क्लियर, और उसके बाद इधर सब्सटीट्यूट करके आंसर फाइंड कर लो। अगर किसी को प्रॉब्लम हो रही है तो वो ऐसे भी अप्रोच कर सकता है। क्लियर, देखो इसे 5 मान लो, इसे 3 मान लो, और तो ये क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। पी निकाल लेना और सब्सटीट्यूट करके देख लेना कौन सा ऑप्शन आपका आंसर दे रहा है, जैसे हम अलजेब्रा में करते थे। क्लियर, मैं यहाँ पे सॉल्व ही करके दिखा रहा हूँ। ठीक है, अच्छा क्लियर, इतनी बात क्लियर। अच्छा अब देखो, अब कहीं से मुझे सी ए बी में रिलेशन निकालना है। अगर मैं ये निकाल देता हूं तो मेरा काम होने वाला है। क्यों, क्योंकि मैं आधा क्वेश्चन तो सॉल्व कर ही चुका हूं यहां तक। अच्छा अब वही बात है, अब देखो, अब देखो ट्राइंगल, आपको वैसे तो क्लिक हो जाना चाहिए था। ये रिलेशन मैं डिस्कस कर चुका हूं आप लोगों से एक बार, हाफ वाला जो रिलेशन था। ट्राइंगल ए बी सी का एरिया कितना है, ट्राइंगल ए बी सी का एरिया है हाफ बी इंटू ए, और इसी का दूसरे तरीके से मैं क्या लिख सकता हूं, हाफ पी इंटू सी लिख सकता हूं। देख लो आप लोगों के सामने इस ट्राइंगल का एरिया क्या लिख सकता हूं मैं, हाफ बेस इंटू हाइट, और इधर से अगर मैं लिखूं तो मैं लिख सकता हूं हाफ बेस इंटू हाइट। मैं ट्राइंगल को ऐसे लिख सकता हूं। तो मेरे हाफ और हाफ तो कैंसल आउट हो गए। मुझे क्या चाहिए, सी बाई ए बी, तो मेरा आ जाएगा 1/p इज इक्वल टू सी बाई ए बी। क्लियर, 1/p इज इक्वल टू कितना आ गया मेरे पास, सी बाय ए बी। क्लियर, ओके, तो इससे मुझे क्या मिल गया, सी बाय ए बी। मुझे तो स्क्वायर चाहिए, तो मेरा क्या हो गया, यहाँ से मैं इम्प्लाई कर सकता हूँ कि c² बाय a² b² कितना होगा, ये हो जाएगा आपका 1/p²।
तो आप लिख सकते हो क्या, 1/p² इज इक्वल टू 1/a² प्लस 1/b²। क्लियर? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, 1/p² इज इक्वल टू 1/a² प्लस 1/b²। इसी क्वेश्चन को अगर मैं सब्स्टिट्यूट करके करना चाहता तब भी मैं इसे इजीली कर सकता था। मैं बोल देता यार ये मेरा 1 मान लेता हूँ, a को 1 मान लेता हूँ, b को भी 1 मान लेता हूँ, तो मेरा c कितना आ जाता, c मेरा आ जाता √2। और p कितना आ जाता मेरा, p आ जाता आप लोगों का, देखो यही फॉर्मूला लगा था, 1/2 इंटू 1 इंटू 1 इज इक्वल टू 1/2 इंटू p इंटू √2। दिस विल कैंसिल आउट, p इज इक्वल टू आ जाता आपका 1/√2, p आ जाता 1/√2। ठीक है, तो आप इस पे देखो 1/p² कितना हो जाता आपका, रूट, ये बन जाता आपका √2 का स्क्वायर, 2, ये कितना होता है 1, ये कितना होता 1। तो ये इक्वेशन सेटिस्फाइड कर जाता है इजीली इसे। क्लियर? तो आप इसे ऐसे भी कर सकते थे अगर आपको क्लिक नहीं करता। ठीक है, आप इसे करने को सिमिलैरिटी के कंसेप्ट से भी कर सकते हैं, वही 90 माइनस लगा के। ठीक है, तो क्वेश्चंस करने के बहुत सारे अप्रोच होते हैं, यही होता है कि एग्जाम्स पे आपको बेस्ट अप्रोच क्लिक होना चाहिए अगर मैं सोचूं तो। क्लियर? क्योंकि बाहर अगर आपको बेस्ट अप्रोच क्लिक होता है, अंदर पेपर में नहीं होता है, तो कोई फायदा नहीं है। पेपर में तो ऐसे ऐसे कंसेप्ट्स आप लोगों को क्लिक होते हैं, कभी कभी खुद ही हैरान हो जाते हैं कि यार क्वेश्चंस को मैंने कैसे कर लिया। ठीक है, ठीक है, कितने क्वेश्चंस पे तो जब हम नंबर सिस्टम पढ़ेंगे, ठीक है, तो नंबर सिस्टम से आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा मदद मिलने वाली है, बहुत ही ज़्यादा। मतलब अगर नंबर सिस्टम पे किसी का बहुत अच्छा कमांड होता है तो ट्रस्ट मी, वो तो मतलब क्या होता है कि ऑप्शंस पे नंबर देखकर, मतलब क्वेश्चंस के नंबर देखकर और ऑप्शंस के आंसर देखकर भी आप लोग क्या कर सकते हो, गैस कर सकते हो। और ट्रस्ट मी, वो गैस 70 और 80% तक एक्यूरेटली जाते हैं। ठीक है, कोई कोई क्वेश्चन तो ऐसे हैं जिन्हें हम खाली ऑप्शन से भी कर सकते हैं। ठीक है, जब मेंसुरेशन डिस्कस होगा तो उसमें हम देखेंगे कि मेंसुरेशन के कोई कोई क्वेश्चन, काफी क्वेश्चंस तो हम लोग ऑप्शन से ही कर सकते हैं। क्लियर? क्वेश्चंस की भी जरूरत नहीं, खाली ऑप्शन से भी आप आंसर मार सकते हो। क्लियर? ओके, ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखो, फ्रॉम any point inside an equilateral triangle, the length of perpendicular on sides are A, B and C. Its area is। ठीक है, 2014 में पूछा गया था क्वेश्चन, बट क्वेश्चन एकदम क्या बोले जाए, अच्छा क्वेश्चन है वैसे बहुत ही। ठीक है, बट ये क्वेश्चन को इतने बार वो लोग रिपीट कर चुके हैं कि हर बच्चे को ये क्वेश्चन रटा हुआ होगा लिटरली। क्लियर? सीजीएल में क्वेश्चन रिपीट बहुत होते हैं, कंसेप्ट तो बहुत ही बार रिपीट होते हैं। क्लियर? ओके, देखो क्या है, बोलता है एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ठीक है, मैं इसे बोल देता हूँ ए, इसे बोल देता हूँ बी, इसे बोल देता हूँ सी। ठीक है, ये एक पॉइंट है। From any point inside equilateral triangle, the length of perpendicular on sides are A, B and C। मतलब यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, इसका लेंथ है A, यहां से इस पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, इसका लेंथ है B, और यहां से एक परपेंडिकुलर इस पे ड्रॉप करा, इसका लेंथ है C। क्लियर? एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, उसमें एक पॉइंट है इनसाइड, उस इनसाइड पॉइंट से आप लोग क्या कर रहे हो, परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रहे हो साइड्स पे। ठीक है, इस पॉइंट को मैं बोल देता हूँ, चलो ये पॉइंट ओ है मेरा, तो इसे ज्वाइन कर दो,
इसे ज्वाइन कर दो और इसे भी ज्वाइन कर दो। क्लियर। अब एक बात बताओ मुझे कि क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो मैं अगर इसकी साइड x मान लेता हूँ, ये भी x हो जाएगा और ये भी ऑटोमेटिकली x हो जाएगा। क्यों? इक्विलेटरल ट्राइंगल में क्या होती है प्रॉपर्टी? इक्विलेटरल ट्राइंगल में सारे साइड्स इक्वल होते हैं। क्लियर। अच्छा, अब देखो, अब इस ट्राइंगल को अगर आप ध्यान से देखो तो इस ट्राइंगल के अंदर मुझे 3 ट्राइंगल मिल रहे हैं, जो कि देखो, एक ट्राइंगल मिल रहा है BOC, जिसका कि मैं एरिया आराम से लिख सकता हूँ हाफ बेस x इंटू हाइट a। एक मिल रहा है ट्राइंगल COA, ठीक है, हाफ x इंटू बी, और वैसे ही ये मिल रहा है मुझे। ठीक है, तो मैं लिख सकता हूँ ना, ऐसे लिख सकता हूँ, देखो मैं लिख सकता हूँ कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल BOC प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल AOC प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB। क्लियर? ये बात तो लिख ही सकता हूं मैं। क्यों? क्योंकि ट्राइंगल ABC क्या है, इन तीनों ट्राइंगल से ही तो मिलके बना हुआ है। अच्छा, अब एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC कितना होगा? ABC तो इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो उसका एरिया मुझे पता है 3/4 साइड का स्क्वायर, ये होने वाला है। क्लियर? एरिया ऑफ ट्राइंगल BOC क्या होने वाला है? BOC क्या होने वाला है? देखो, BOC तो सीधा है हाफ बेस इंटू हाइट, तो आप इसे लिखोगे, ये तो मेरा क्या होने वाला है, हाफ बेस कितना है x, हाइट कितना है a, प्लस वैसे ही AOC क्या होने वाला है, हाफ बेस इज x इंटू b प्लस हाफ x इंटू c। ये चीज लिख दिया। 1/2x को अगर आप कॉमन ले लेते हो तो आपके पास क्या बन जाता है, √3/4 x स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2x a प्लस b प्लस c। ये बन जाता है। x से x कैंसल आउट है, 2 1 जा 2 2 जा, तो यहां से आपके पास x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल 2/√3 a प्लस b प्लस c, यही आने वाली है आपके पास। x की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, x की वैल्यू आ जाएगी 2/√3 ब्रैकेट a प्लस b प्लस c, ये x की वैल्यू आ गई आपके पास। क्लियर? ओके, अब x की वैल्यू आ गई है तो क्या पूछा है, एरिया पूछा है इस इक्विलेटरल ट्राइंगल का, तो इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, √3/4 इंटू x का स्क्वायर, यही तो होगा। तो आप क्या लिखोगे, √3/4 इसका स्क्वायर क्या होगा, 4/3 इंटू a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर, दिस 4 विल कैंसल आउट, तो हम बोल देंगे √3/3 a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर। ऑप्शन नंबर डी। क्लियर? क्लियर? इसी क्वेश्चन का एक सेकंड पार्ट भी है। सेकंड पार्ट कैसा है, सेकंड पार्ट में बोला जाता है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन को घुमाया जाता है। ठीक है, अगर आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया तो वो क्वेश्चन भी आप कर लोगे, इसलिए मैं वो क्वेश्चन डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, पेपर में ही दूंगा वो क्वेश्चन तो। ठीक है, ओके, क्वेश्चन इज, ठीक है, क्वेश्चन ये है कि ऐसा आएगा क्वेश्चन, द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉप फ्रॉम a point inside an equilateral triangle sums
10, मतलब वो बोलेगा a प्लस बी प्लस सी, इन तीनों को क्या बोलेगा, 10 बोलेगा। तो आपको वही फाइंड करना होता है, फाइंड द एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल। ठीक है, तो a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू यहाँ पर दी होती है फाइनली 10। ठीक है, डरना नहीं है क्वेश्चन को देख कर, यहाँ पर 10 डाल देना और क्वेश्चन खत्म हो जाता है। क्लियर। बट ये है कि उस वक्त लगता है कि यार कुछ वैल्यू तो दी नहीं है, सॉल्व कैसे होगा। ठीक है, तो ऐसा नहीं है, कंसेप्ट सारे क्वेश्चंस पे यही लगने वाले हैं, चाहे जो भी क्वेश्चन है। क्लियर। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो है आपका राइट एंगल ट्राइंगल पे दो केस अब हम देखेंगे। केस 1, केस 2। क्लियर। क्लियर। अब देखो, say this is A, this is B, this is C, this is 90 degree. Clear? This is A, this is B, this is C, 90 degree. क्लियर। अच्छा, आपको ये भी पता है कि भाई ए के अपोजिट इनकी लेंथ भी पता होगी, ए, दिस इज सी, दिस इज बी, और इस केस में दिस इज ए, दिस इज सी, दिस इज बी। क्लियर। क्लियर। आप दोनों को, आप लोगों को इनकी लेंथ भी पता होगी। क्लियर। एक सेकेंड होल्ड कीजिएगा। ठीक है, ओके, सॉरी फॉर डिस्टर्बिंग। ओके, ये कौन सा केस है, ये है इन सेंटर का केस, आप लोगों को पता ही है। ठीक है, इन सेंटर है ये आप लोगों का। क्लियर। और ये क्या है आप लोगों का, ये है आप लोगों का सर्कम कम सेंटर वाला केस। ठीक है, इन सेंटर में मुझे आर से डिनोट करता हूँ, और सर्कम सेंटर को तो ओ से डिनोट करता हूँ, बट जो सर्कम रेडियस होता है उसे आर से डिनोट करता हूँ। दिस इज सर्कमस्क्राइब, दिस इज इन सेंटर। क्लियर। अच्छा, इस केस में, राइट एंगल के केस में, ठीक है, जो आर होता है आप लोगों का इन सेंटर होता है, वो क्या होता है, देखो, ए प्लस बी माइनस सी बाय 2। इसे याद रखना, डायरेक्टली इसे याद रखना है। ठीक है, पेपर में आपके CGL के क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं इस पे। क्लियर। आप क्या बोलोगे, R इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी माइनस 2। क्लियर। और इस केस में R क्या होगा, कैपिटल R इस केस में होगा आपका a बाय 2, और यू कैन से हाइपोटेनस का आधा। क्लियर। डायरेक्टली आप लोगों ने याद रखना है इस कंसेप्ट को।
ठीक है। इसके प्रूफ भी बहुत सिंपल है। इसके प्रूफ हम करेंगे जब हम पढ़ेंगे टेंजेंट। टेंजेंट में जब हम कंसेप्ट सीखेंगे, कौन सा कंसेप्ट? कंसेप्ट इज लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू दी सर्कल इज ऑफ इक्वल लेंथ। जब ये वाला कंसेप्ट करेंगे हम, तो वहां पर हम इसका प्रूफ भी देख लेंगे इन दोनों का। बट फॉर नाउ, अभी के लिए आप लोगों ने यह याद रखना है कि इन केस ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल जो इन सेंटर होगा वो डायरेक्टली आप लिखना है। वैसे तो आप इसे बहुत इजीली जो फॉर्मूला बताया मैंने उससे कर ही सकते हो, बट क्योंकि इन पे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं सीजीएल के, ठीक है, डायरेक्टली वो लोग ये रिलेशन पूछते हैं, तो इट्स बेटर कि आप लोग याद ही रखो। हर स्टैंडर्ड बुक पे इसे एज अ फॉर्मूला ही दिया हुआ होगा। क्लियर? आप लोगों ने क्या बोलना है? जो आर है इन सेंटर रेडियस, इन रेडियस है जो, वो क्या होगा? ए प्लस बी दोनों साइड का सम माइनस हाइपोटेनस अपॉन 2। क्लियर? इस केस में क्या होगा? हाइपोटेनस का हाफ। डायरेक्टली प्रूफ हम टेंजेंट्स पे देखेंगे इसका, ठीक है, अगर वहां पे क्लिक हुआ कि आप लोगों को ये प्रूफ कराना है। वैसे आप लोग प्रूफ इसे बहुत सारे और तरीके से भी कर सकते हैं। क्लियर? होपफुली आपको ये लेक्चर पसंद आया हुआ होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक पक्का कीजिएगा। ओके, थैंक यू।